आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड एशिया का भूगोल, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्लास करी थी, जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा था। तो आज भी हम सेकंड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है पेपर 2022 की दृष्टि से हमारे एशिया के भूगोल के अंदर, तो वो बन सकता है एशिया की जलवायु का विवरण सहित व्याख्या कीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है 2022 की दृष्टि से, आ भी सकता है पेपर में। इसके भाग के बारे में पूछ सकता है या फिर ऐसे भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि एशिया के जो जलवायु है उसका विवरण सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं, इसे डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो देखिए, एशिया की जलवायु पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एशिया कहाँ पर है विश्व के मैप में, और एशिया से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा येलो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ऊपर हमारा आर्कटिक महासागर, नीचे हमारा अंटार्कटिक महासागर, ये हमारा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। ये हमने कुछ विश्व के मैप में महत्वपूर्ण स्थान और महासागर देखे हैं। अब हम देखने वाले हैं एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देश जो कि मोटी तौर पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम हमारे प्यारे देश भारत से। भारत, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रूस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस। अब हम पश्चिम के कुछ महत्वपूर्ण देश देख लेते हैं। फर्स्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और कजाकिस्तान। ईरान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, तुर्की और कजाकिस्तान। और अंत में श्रीलंका। अगर कोई देश छूट गया हो तो माफ़ कीजिएगा। तो ये हमने मोटे तौर पर एशिया के कुछ महत्वपूर्ण देशों को देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो मैं आपको इसे थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाऊंगा और फिर डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। जहां जहां पे डायग्राम की समझाने की आवश्यकता होगी वहां वहां मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो भी हमें इसी तरह करना है। देखिए, सीरीज के क्वेश्चन भी हम आप उत्तर उनके मान्य हैं, बट जो उत्तर होते हैं सीरीज के वो थोड़ा शॉर्ट्स फॉर्म होते हैं, उनमें अच्छे से व्याख्या नहीं होती है। बजाय किताब के जो आंसर होते हैं वो अच्छे होते हैं। टीचर्स पहचान लेते हैं कि हाँ ये बच्चे ने सीरीज पढ़ी है, फिर बुक वो हिसाब से नंबर देते हैं। अगर आप बुक्स में से कुछ लिख के आते हैं तो टीचर समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है, जैसा कि हमने अभी जान लिया और पहचान लिया। इस विशाल महाद्वीप की जलवायु के अध्ययन के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि इसमें जलवायु संबंधी अनेक विषमताएं मिलती हैं। सिंपल सी बात है, हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे सबसे गर्म स्थल भी है पाकिस्तान में, और सबसे ठंडा स्थल भी हमारे एशिया में ही आ जाता है। उदाहरण के लिए संसार का सबसे गर्म भाग जेकोबाबाद तथा संसार का सबसे ठंडा भाग, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे गर्म भाग जो कि पाकिस्तान में है जेकोबाबाद, तथा संसार का सबसे ठंडा भाग बारखोयांस्की भी इसी महाद्वीप में स्थित है। एशिया का दक्षिण पश्चिम एवं मध्य भाग सबसे अधिक तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त करता है, जबकि उत्तर ध्रुव क्षेत्र में लगभग 9 माह तक कठोर सर्दियां पड़ती हैं और तापमान हिमांक से बहुत नीचे गिर जाता है, जो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है। हमारा एशिया का उत्तर साइड का जो एरिया है वहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। ऐसा क्यों रहता है ये भी हम आगे वीडियो में देखते रहेंगे, जब हम एशिया की जो तापमान देखेंगे, वायुदाब देखेंगे, ऋतुओं के हिसाब से आगे इसका काफ़ी तरह से वर्णन है, वो सब हम वीडियो में आगे देखते रहेंगे। आगे देखते हैं। जलवायु की यह विषमता वर्षा के वितरण में भी पाई जाती है, क्योंकि एशिया का दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। विद्वानों का मत है कि संसार की लगभग 50% वर्षा केवल भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया,
तथा फिलीपाइंस द्वीप समूह में ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम वीडियो में आगे देखेंगे। इन भागों में वर्षा का सामान्यतः औसत 250 सेंटीमीटर से भी अधिक एवं जबकि एशिया के मध्य एवं दक्षिण पश्चिमी भाग वर्षा की कमी के कारण शुष्क एवं मरुस्थल है। इन भागों में वर्षा का सामान्यतः औसत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है। आगे है, एशिया महाद्वीप में जलवायु की इस विषमता के मिलने के दो कारण हैं अथवा एशिया महाद्वीप की जलवायु पर दो बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। पहला, एशिया महाद्वीप की विशालता और दूसरा एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में उठी हुई पर्वत श्रेणियाँ। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मैं समझाऊं तो वैसे भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसका आंसर इस तरह इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पेपर में लिख के आ सकें कि पेपर में आपको किस तरह लिख के आना है। देखिए, पेपर में आपको इसी तरह लिख के आना है, सेम टू सेम। आप इसे नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं अपनी बुक में। तो आगे चलते हैं। इसी तरह से आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की व्याख्याएं करनी है, इसके भाग करने हैं। जैसे अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि जो एशिया के जो प्रभाव करने वाले जो दो कारक है, दो कारक मैं आपको बता दिए, एशिया महाद्वीप की विशालता और एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में उठी हुई पर्वत श्रृंखला। आगे हम देखेंगे कि एशिया को किन भागों में बांटे, जैसे ऋतु की श्रेणी की दशाएं, शीत ऋतु की दशाएं, ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। इस तरह से इनका डिवाइडेशन आगे बहुत तरह से है, वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की विशालता। एशिया महाद्वीप की अत्यधिक या फिर अत्यंत विशाल होने का कारण इसका प्रभाव एशिया के कुछ भागों की जलवायु पर पड़ता है। विशेषकर एशिया महाद्वीप का मध्य भाग अपने निकटतम समुद्र से लगभग 3200 किलोमीटर दूर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह सामुद्रिक या फिर समुद्रिक दशाओं के समकारी प्रभावों से वंचित रह जाता है, अतः इस उत्तर भाग में गिर जाता है। यही कारण है कि भारत तथा पाकिस्तान में सर्दियों में बर्फ नहीं जम पाती, जबकि एशिया के उत्तरी भागों में बर्फ जम जाती है। इस प्रकार ये पर्वत श्रेणियां दक्षिणी भागों में उच्च तापमान बनाए रखने में सहायक रखती हैं तथा दूसरी ओर ये दक्षिण की ओर से चलने वाली गर्म हवाओं को रोक देती हैं, जिसके फलस्वरूप उत्तर भाग सर्दियों से अधिक तापमान प्राप्त नहीं कर पाता और अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण उत्तरी एशिया में बर्फ जम जाती है। अत्यधिक ठंड के कारण एशिया के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर जम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी स्थलखंड और भी अधिक ठंडे हो जाते हैं। यही कारण है कि उत्तर एशिया का उत्तरी ध्रुव भाग अत्यधिक ठंडा होने के कारण विश्व का शीत ध्रुव कहलाता है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। देखिए, अभी हमने जो बात की उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ये हमारा एशिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये एशिया है। तो ठीक है, ये हमारी करके देखा हुई और ये हमारा आर्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, प्रशांत महासागर। जब प्रशांत महासागर से मानसून उठता है और एशिया की तरफ जाता है, तो एशिया के जो बीच में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एशिया के मध्य में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पीनार की गांठ हुई और अपनी ये सारी जो हमने पूरी ये जो आपको ब्लैक दिखाई दे रही है, सारी पर्वत श्रृंखलाएं, कारकोरम, कुनुमलून, अल्मनाइंग तांग और भी त्योनशान, ये पूरी इस तरह से मध्य में फैली हुई हैं। देखिए, एशिया के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे मध्य में फैली हुई हैं, जिस कारण जो भी वर्षा का जो हमारा मानसून आता है अफ्रीका महासागर से, हिंद महासागर से, वो इन चट्टानों से टकराकर इधर यानी एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग तरफ ही वर्षा कर देता है, जिसके कारण आपने देखा अपने इंडिया के इस क्षेत्र में बहुत अच्छी वर्षा होती है। और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वर्षा का। देखिए यहाँ पे इस मैप में यह दर्शा रखा है कि कितने डिग्री एंगल पर कितनी वर्षा हो रही है। देखिए, 150 सेंटीमीटर से भी ऊपर वर्षा देखिए इस एरिया में हो रही है, इस वाले में, दक्षिण एरिया में। ये क्यों हो रहा है? ये पर्वत श्रृंखला की वजह से हो रहा है। और जो ऊपर है देखिए, ये डेजर्ट्स में 25 सेंटीमीटर तक ये जो एरिया रह जाता है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। पूरा हमारा आर्कटिक महासागर है, ये जो आर्कटिक महासागर है ये पूरा जम जाता है, बर्फ़ से पूरा जम जाता है, जिसके कारण रूस को भी व्यापार में बहुत दिक्कत आती है। उसे फिर इधर से घूम के आना पड़ता है कि उधर से वो नहीं जा सकता। तो आई होप आप समझे होंगे। और ये ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे, ऋतुओं के हिसाब से हम देखेंगे ये सब ऐसा क्यों होता है, ये सब हम ऋतुओं में देखेंगे। जिस प्रकार आगे हम जब इसके डिवाइडेशन करेंगे एशिया की जलवायु का, देखिए आपसे देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और इस ग्रीष्म ऋतु में किस किस प्रकार वायु दाब रहता है, किस प्रकार ठंड रहती है, वो हम वीडियो में आगे देखते रहेंगे। तो चलिए अब आगे शुरू बढ़ते हैं। एशिया की जलवायु के सामान्य अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एशिया में वर्ष भर जलवायु संबंधी दशाएं एक सी नहीं मिलती, बल्कि जलवायु की दशाएं गर्मी तथा सर्दियों में भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती हैं। अतएव एशिया की जलवायु का अध्ययन निम्नलिखित दो ऋतुओं के दशाओं के अंतर्गत किया जाता है। पहली ग्रीष्म ऋतु की दशाएं, दूसरी शीत ऋतु की दशाएं। ठीक है, आप वीडियो में बने रहेंगे तो हम वीडियो में आगे एशिया का जो जलवायु का विभाजन है, जो कि महान वैज्ञानिक कोपेन के द्वारा, कोपेन का जो विभाजन है वो उसे भी पढ़ेंगे आगे, और साथ ही साथ हम थॉर्नथोइट का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे वीडियो में आगे।
फिलहाल हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। अब हमने देखा कि ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और शीत ऋतु की दशाएं होती हैं। तो अब हम सर्वप्रथम ग्रीष्म ऋतु की दशाएं से पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापमान के बारे में। देखिए, तापमान एशिया महाद्वीप में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु अप्रैल माह से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मार्च के बाद सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबित रूप से पड़ती हैं, जिससे एशिया महाद्वीप के समस्त स्थलखंड पर तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। एशिया का उत्तरी ध्रुव प्रदेश, जो वर्षा के अधिकतर समय में बर्फ से ढका रहता है, इस ऋतु में लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त करता है, क्योंकि उस समय सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधे चमकता है, तो तापमान दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सेम पहुंचता है। 26 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा एशिया के मध्य भाग से गुजरती है। देखिए आप मैप की सहायता से देखने की समझने की कोशिश कीजिए। तापमान की जो डिग्रियां हैं वो इस मैप में अच्छे से दिखाई हुई है। देखिए, ऊपर की तरफ जब सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा समथिंग यहाँ से समथिंग इस प्रकार से कर्क रेखा हमारी जाती है एशिया के, कुछ इस प्रकार से। अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, ये हमारी एक कर्क रेखा है। जब सूर्य यहाँ पर आता है तो तापमान हमारे एशिया में सीधा पड़ता है, किरणें सीधी पड़ती हैं, जिस कारण धूप इधर भी होती है और उधर भी होती है। ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई और ये हमारी मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था तापमान के बारे में ग्रीष्म ऋतु में। तो देखिए, इस मैप में अच्छे से दिखाया गया है। तो देखिए, ऊपर का जो एरिया है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में है, ये वाला एरिया। उसके बाद में 18 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। फिर उसके बाद में 26 डिग्री आ जाता है मध्य में, एशिया के मध्य में 26 डिग्री आ जाता है। ये वाला एरिया थोड़ा अधिक गर्म रहता है, जिसमें पाकिस्तान का थोड़ा एरिया आता है, ये 32, 35 डिग्री तक। और फिर से नीचे इधर साइड आएंगे तो ये देखिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रहता है। ये एशिया के रेखाएं हैं जो डिग्री आपको बता रही हैं। आई होप आपको समझ आया हो। तो हम थे 26 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा एशिया के मध्य भाग से गुजरती है। जैसे कि हमने अभी भी देखा, एशिया का दक्षिण पश्चिम भाग अत्यंत गर्म हो जाता है और इस भाग में सामान्यतः तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग मिलता है। जैसे हमने आपको दिखाया था, वो पाकिस्तान के और थोड़ा इधर के साइड का भाग में। एशिया अरब का मध्य भाग, इराक का मध्य एवं पश्चिम भाग, भारत का पश्चिम मरुस्थल भाग, पाकिस्तान का पूर्वी भाग इस समय अत्यधिक गर्म हो जाता है और तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पहुंच जाता है। इस समय पाकिस्तान में स्थित जेकोबाबाद नगर तथा इसके आसपास का भाग सबसे अधिक गर्म हो जाता है। जेकोबाबाद जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थान है, जिसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर हो जाता है। सामान्यतः इस ऋतु में एशिया के अधिकांश भागों में औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। ये बात रही तापमान की। अब हम देखेंगे वायुदाब। ग्रीष्म ऋतु में आरंभ होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया में उच्च दाब धीरे धीरे निम्न दाब के क्षेत्र में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, तो हम पढ़ते जून वायुदाब। तो जून के माह में जब एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग अत्यधिक तापमान के कारण भीषण गर्मी प्राप्त करता है, तो इस भाग में बहुत शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस निम्न दाब का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में होता है, जहां सबसे कम दाब लगभग 995 मिलीबार पाया जाता है। ठीक इसी समय एशिया के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर पर उच्च दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जहां दाब लगभग 1015 मिलीबार होता है। एशिया के उत्तरी भाग में स्थित आर्कटिक महासागर पर भी उच्च दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे वायु की दशाएं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न मध्य एशिया एवं दक्षिणी पश्चिम एशिया में निम्न दाब वाले क्षेत्रों में हवाएं गर्म एवं हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। इनकी पूर्ति के लिए उच्च दाब वाले क्षेत्रों में हवाएं चलना आरंभ हो जाती हैं। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपीय स्थल के निम्न दाब केंद्रों की ओर समुद्रिक उच्च दाब केंद्रों से हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इस समय दो हवाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथम दक्षिण एशिया से चलने वाली, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, यह सामान्यतः हिंद महासागर की ओर से चलती हैं। दूसरी पूर्वी एशिया से चलने वाली हवाएं, जिन्हें दक्षिणी पूर्वी मानसून कहते हैं, यह सामान्यतः प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं होती हैं। चूंकि ये हवाएं मौसम के अनुसार चलती हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, ये हमारा एशिया महाद्वीप है और जब तापमान कर्क रेखा पर शुरू होता है तो मध्य में हमारा तापमान निम्न हो जाता है और हिंद महासागर की ओर उच्च तापमान होने लगता है, प्रशांत महासागर की ओर उच्च तापमान होने लगता है। तो हवाएं कुछ इस प्रकार से चलने लगती हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जिस प्रकार एरो दिखाई दे रहे हैं, इधर से हमारा प्रशांत महासागर का मानसून आने लगता है और इधर से हमारा हिंद महासागर का मानसून आने लगता है और ऊपर से भी हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं।
क्योंकि उच्च दाब में हवाएं चलने लगती हैं और निम्न दाब वाले क्षेत्र में जब हवा हल्की हो जाती है उसकी पूर्ति करने के लिए उच्च दाब वाले क्षेत्र से हवाएं मौसम लेकर या फिर बारिश पानी लेकर निकल चलना शुरू कर देती हैं निम्न दाब की ओर। ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन मानसून। हम ग्रीष्म ऋतु की वायु की दिशा के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। इस ऋतु में चलने वाली हवाओं की दिशाएं जल से स्थल अथवा समुद्र से महाद्वीपों की ओर होती हैं। यानी मैंने अभी आपको समझाया था, जब यहाँ पे समुद्र में उच्च दाब हो जाता है तो स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं, वर्षा लेकर आती हैं, मानसून आता है। इधर से प्रशांत महासागर आ गया, इधर से हिंद महासागर का मानसून आ गया। आगे हम बात कर रहे थे, इस ऋतु में चलने वाली हवाओं की दिशा जल से स्थल अथवा समुद्र से महाद्वीपों की ओर होती हैं, अतः ये हवाएं जल से भरी होती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून जब समुद्र को पार करके एशिया महाद्वीप में प्रवेश करते हैं तो वर्षा आरंभ कर देते हैं। इस समय एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग वर्षा प्राप्त करता है। एशिया महाद्वीप में कुल होने वाली वर्षा का लगभग 85% भाग इन्हीं मानसूनी हवाओं के द्वारा होता है। एशिया में प्रवेश करने के बाद ये मानसून उच्च पर्वत श्रेणियों से टकराकर मध्य अधिक वर्षा करते हैं। इसमें एशिया का कुछ पर्वतीय भाग ऐसा है जो अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। भारत के मेघालय के पर्वत भागों में स्थित मौसिनराम संसार की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जहां ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होने वाली वर्षा का औसत 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक है। दक्षिणी पूर्वी चीन, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार तथा भारत का पश्चिमी घाट, बांग्ला एवं असम प्रशांत सामान्यतः 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्राप्त करता है। एशिया का यह भाग ग्रीष्मकालीन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा भी वर्षा प्राप्त करता है। ये चक्रवात तूफान के रूप में आते हैं और घनघोर वर्षा करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का समुद्री तटीय भाग इन चक्रवातों से ग्रीष्म एवं पतझड़ ऋतुओं में वर्षा प्राप्त करता है। चीन के दक्षिण पूर्वी तट पर टाइफून नामक चक्रवात की प्रधानता रहती है, जो संसार के शक्तिशाली चक्रवातों में से एक है। तो देखिए, मैं आपको पुनः इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ वर्षा के बारे में। तो देखिए, जब हमारा प्रशांत महासागर से मानसून आता है और हिंद महासागर से मानसून आता है, तो वो हमारे जो एशिया के मध्य में जो पर्वतमालाएं हैं उनसे टकराकर दक्षिणी पूर्वी साइड ही हमारा अधिक वर्षा करता है, जिसमें हमारे भारत का मेघालय वाला क्षेत्र है। इधर ये पूरा जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये सब 150 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके बाद में हल्का थोड़ा है, ये 75 से 150 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद डोट वाला ये 25 से 75 सेंटीमीटर वाला है, और जो बाकी है क्षेत्र वो 25 सेंटीमीटर, तो यानी निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि जो बीच में पर्वतमालाएं हैं वो मानसून को आगे नहीं जाने देती है, वो टकरा जाते हैं मानसून से और यहीं पे बरस जाते हैं या फिर यहीं पे बरसते हैं, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, एशिया के मध्य भाग में स्थित उच्च पर्वत श्रेणियां इन आर्द्र हवाओं को रोक देती हैं। देखिए, वही बात आ गई, बीच में जो हमारी पर्वत श्रेणियां हैं वो इन्हें रोक देती हैं। इसलिए एशिया के मध्य एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है और यहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीग्रेड से भी कम रह जाती है। यानी यह वाला जो एरिया है ये वंचित रह जाता है, यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, और ये वाला एरिया भी बहुत कम वर्षा होती है। क्योंकि बीच में पर्वतमालाएं कुछ इस प्रकार से हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था। देखिए, अभी तक हमने ग्रीष्म ऋतु पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे शीत ऋतु की दशाएं। यानी शीत ऋतु में किस प्रकार तापमान रहता है, वायु की दिशाएं रहती हैं, वायु दाब रहता है, वर्षा किस प्रकार शीत ऋतु में होती है, वो सब हम एशिया में देखेंगे। तो सबसे पहले तापमान आता है। तापमान एशिया महाद्वीप में सामान्यतः शीत ऋतु अक्टूबर माह से प्रारंभ होती है, क्योंकि सितंबर माह के पश्चात सूर्य की किरणें मकर रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। दिसंबर माह में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंब रूप में पड़ती हैं। इससे एशिया महाद्वीप का उत्तरी एवं मध्य भाग सूर्य की किरण से लगभग वंचित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब जब सूर्य यहाँ पे आ गया, हमारी मकर रेखा के ऊपर सूर्य आ गया, तो उसका प्रकाश एशिया के उत्तरी भाग पर अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, और नीचे भी पहुँच जाता है, पर एशिया के उत्तरी भाग पर प्रकाश बहुत कम पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ पे सर्दियों में हमारा जो आर्कटिक महासागर है वो जम जाता है। प्रकाश का वहाँ पे अच्छे से, या फिर प्रकाश अच्छे से वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। यही रीज़न है कि आर्कटिक महासागर सर्दियों में जम जाता है, तो हम थे वंचित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एशिया के यह भाग अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एशिया का
एशिया की मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों के कारण समुद्री हवाएं इस भाग तक नहीं पहुंच पाती हैं। उत्तरी ध्रुव से चलने वाली ठंडी एवं बर्फीली हवाएं एशिया के इसी उत्तरी एवं मध्य भाग को और भी अधिक ठंडा कर देती हैं, जिससे इन भागों में तापमान भी गिर जाता है। जनवरी माह में 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान रेखा अनातोलिया पठार के उत्तर भाग से लेकर ईरान में होती हुई हिमालय पर्वत श्रेणियों के सहारे गुजरती हुई चीन के मध्य भाग में होती हुई जापान के उत्तरी भाग तक चली जाती हैं। इस समय इस रेखा के उत्तर में स्थित एशिया का समस्त भूखंड बहुत ठंडा हो जाता है और तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाता है। साइबेरिया के उत्तरी भाग में -50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान रेखा गुजरती है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अब डायग्राम में देखिए ये देखिए -50 डिग्री साइबेरिया का समथिंग हो गया, फिर ये -36 डिग्री वाला एरिया, ये -27 डिग्री वाला एरिया, -28, फिर -9, फिर 0 डिग्री वाला एरिया आ गया, जो कि पर्वत जो हमारी वो है हिमालय के किनारे ये सब बिल्कुल ठंडा एरिया हो जाता है, क्योंकि जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो देखिए दोनों तरफ से काम करते हैं, ना तो इधर से गर्म हवाओं को जाने देती है और ना ही उधर से ठंडी हवाओं को इधर आने देती हैं, जिसके कारण ठंडी हवाओं के कारण और भी अधिक यहाँ पे तापमान ठंडा हो जाता है और पूरा आर्कटिक महासागर जम जाता है और यहाँ का एरिया पूरा बहुत ठंडा एरिया बन जाता है शीत ऋतु में। आगे पढ़ते हैं। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस समय तापमान सबसे अधिक होता है। अब बात है कि ना दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया ये वाला इलाका, यहाँ पे तापमान अधिक होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए 18 डिग्री तापमान, 9 डिग्री, 27 डिग्री श्रीलंका वाला एरिया हो गया, अपना भारत हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। जैसे कि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस समय तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह भाग भूमध्य रेखा के निकट है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड के समताप रेखा श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीप समूह से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं 27 डिग्री कहाँ पे थे हम, गुजरती है। पर्वतीय भागों में पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। मध्य साइबेरिया तथा तिब्बत के पठार का तापमान बहुत गिर जाता है और इन पठारों के ऊंचे भागों पर भी बर्फ जम जाती है, क्योंकि आप जानते हैं जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ही तापमान नीचे गिरता जाएगा। तो ये थे तापमान के बारे में। फिर से आपको एक बार समझा दूँ, जब भी मानसून आता है एशिया में तो प्रशांत महासागर से आएगा, हिंद महासागर से आएगा, तो यहाँ पे पर्वत श्रेणियों से यहाँ पे बरस जाएगा। ये तो बात थी ग्रीष्म ऋतु की, हम बात करें इस टाइम शीत ऋतु में तापमान की। तो देखिए तापमान यहाँ पे, क्योंकि सूर्य इस टाइम मकर रेखा पे रखता है, मकर रेखा के कारण इधर तापमान अच्छे से नहीं पहुँच पाता है और ये एरिया पूरा ठंडा होने लगता है। इधर की ठंडी हवाएं जब इधर आने की कोशिश करते हैं तो ये जो बीच में पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ नहीं देती, जिसके कारण और भी अधिक यहाँ पे तापमान गिरता चला जाता है और पूरा आर्कटिक महासागर जम जाता है और ये पूरा एरिया एशिया का उत्तरी भाग ठंडा हो जाता है, बजाय दक्षिणी पूर्वी एशिया के, क्योंकि यहाँ पे मकर रेखा के कारण, भूमध्य रेखा होने के कारण, पास में होने के कारण यहाँ पे तापमान ठीक ठाक पहुँच जाता है और यहाँ पे तापमान 18 डिग्री 27 डिग्री तक चला जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें तापमान रेखाएं दर्शा रखी हैं पूरी एशिया की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी काम आएगा आपके। तो आगे हम पढ़ते हैं वायुदाब। शीत ऋतु में प्रारंभ होते ही एशिया महाद्वीप में तापमान गिरना प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मध्य एशिया में निम्न दाब क्षेत्र धीरे धीरे उच्च दाब क्षेत्र के रूप में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ की वायु भारी हो जाती है। जनवरी माह में जब एशिया में अत्यधिक कठोर सर्दी पड़ती है तो एशिया का मध्य भाग उच्च दाब क्षेत्र का केंद्र बन जाता है, जहाँ सबसे अधिक उच्च दाब लगभग 1036 मिलीबार पाया जाता है। इसकी समभार रेखाओं की बनावट अंडाकार होती हैं, जिसके बाहर के भाग में क्रमशः वायुदाब कम होता जाता है। देखिए अब जो एशिया का मध्य भाग है, पहले इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। इससे एशिया महाद्वीप के इस मध्य भाग में चक्रवाती या फिर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी समय हिंद महासागर पर निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जहाँ वायुदाब लगभग 1012 मिलीबार होता है। तो देखिए अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो एशिया का जो मध्य भाग है, क्योंकि अब यहाँ पे अधिक सर्दी हो गई तो जिसके कारण जो वायु है वो भारी हो गई। अब आप जानते हैं जब भी यहाँ पे उच्च दाब होता है तो हमेशा हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाते हैं, क्योंकि वायु की दिशा भी हम आगे पढ़ेंगे, तो साथ साथ इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1036, यहाँ पे 33, फिर 29, 26, 19, 16 घट रहा है। ये अंडाकार स्थितियों में होता है। केंद्र बिंदु हमारा उच्च दाब का जो एशिया है उसका मध्य भाग बन जाता है और फिर हवाएं एशिया महाद्वीप की, जब हमारा हिंद महासागर है वहाँ पे निम्न दाब बन जाता है, तो फिर जो हमारी हवाएं हैं वो हिंद महासागर की ओर चलने लगती हैं, स्थल से महासागरों की ओर चलने लगती हैं, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं हवाएं।
अब आगे हम हवाओं के पढ़ रहे हैं, वायु की दिशाएं पढ़ रहे हैं और भी हम इसे अच्छे से समझ लेंगे। फिर देखिए वायु की दिशाएं। शीत ऋतु में कठोर सर्दी एवं निम्न तापमान होने के कारण एशिया के मध्य भाग में मंगोलिया के पास गोबी के मरुस्थल के ऊपर ठंडी उच्च वायुदाब की हवाओं का समूह केंद्र होता है हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस उच्च दाब केंद्र से समुद्री निम्न दाब केंद्र की ओर हवाएं चलने प्रारंभ हो जाती है। वही बात है ना कि जब यहाँ पे उच्च दाब हो गया तो निम्न दाब की ओर समुद्र की ओर हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती है। इन हवाओं की दिशाएं थल से जल की ओर अथवा महाद्वीप स्थलखंड से समुद्र की ओर हो जाती हैं। ये हवाएं स्थल से चलती हैं, इसलिए अत्यंत ठंडी होती हैं। इन हवाओं में नमी कमी के कारण शुष्कता होती है। अत्यंत ठंडी एवं शुष्क होने के कारण हवाएं जहां भी प्रवेश करती हैं तापमान को गिरा देती हैं और उन भागों में बर्फ जम जाती है। मध्यवर्ती उच्च पर्वत श्रेणियों को ये हवाएं पार नहीं करने पाती हैं, इसलिए भारत तथा पाकिस्तान में तापमान इतने नहीं गिरते जितने चीन में गिरते जाते हैं। तो सामान्यतः यह शरदकालीन मानसूनी हवाएं दो दिशाओं में चलती हैं, जिन्हें उत्तर पश्चिमी मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से पुकारा जाता है। हमारा जो इंडिया है उसके आप जब देख सकते हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इधर और भी जो हमने देखा था डायग्राम में, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं कुछ इस प्रकार से, ये ठंडी हवा को भी अच्छे से आने नहीं देती, जिसके कारण तापमान दो हिस्सों में मुड़ जाता है और हिंद महासागर की ओर जाने लगता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हवाएं जो हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। ठीक है, ये लाइन को याद कर लीजिए कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। इस समय सर्दियों में जब ठंड जम जाती है, पूरी तरह बर्फ जम जाती है, तो बीच में हमारा उच्च दाब होने लगता है और फिर हवाएं निम्न दाब की ओर जाने की कोशिश करती हैं, यानी कि हिंद महासागर की ओर जाने की कोशिश करती हैं। स्थलखंड से महाद्वीप सागरों की ओर चलना प्रारंभ हो जाती हैं। अब बात करते हैं वर्षा एवं शरदकालीन मानसून की वर्षा किस प्रकार से है। तो देखिए, हम शीत ऋतु में वायु की दिशाओं के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि वायु की दिशाओं के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं कि इस ऋतु में हवाएं ठंडी एवं सामान्य रूप से स्थल से जल की ओर चलती हैं, इसलिए ये शरदकालीन मानसूनी हवाएं ठंडी एवं शुष्क हो जाती हैं। अतः इन हवाओं के द्वारा वर्षा प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है, बर्फ जमी हुई होती है। यही कारण है कि एशिया का अधिकांश भाग इस ऋतु में शुष्क रह जाता है। इस ऋतु में एशिया महाद्वीप में बहुत कम वर्षा होती है। ये शुष्क हवाएं समुद्र को पार करके कुछ नमी ग्रहण कर लेती हैं और जब पुनः स्थलखंड में प्रवेश करती हैं, यानी कि जब पुनः निम्न दाब, जब हमारे यहाँ पे निम्न दाब हो जाता है तो वापस आती हैं, तो वर्षा लेकर आती हैं, ये पानी लेकर आती हैं, पुनः स्थलखंड में प्रवेश करती हैं तो समुद्र तटीय भागों पर वर्षा कर देती हैं। इस प्रकार दक्षिणी चीन तट, जापान तट, वियतनाम तट, फिलीपाइंस द्वीप समूह, श्रीलंका तथा भारत का दक्षिणी पूर्वी तट, चेन्नई तट में कुछ वर्षा हो जाती है, जिसका औसतन लगभग 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा इजराइल, लेबनान, टर्की, सीरिया तथा जॉर्डन में भी हो जाती है, जिसका औसत लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। इसी ऋतु में उत्तर पश्चिमी साइबेरिया का कुछ भाग पछुआ हवाओं की पेटी में उत्पन्न चक्रवातों द्वारा बर्फ के रूप में वर्षा प्राप्त करता है, यानी उसे ही बोलते हैं बर्फ पड़ती है ना, आपने वो बर्फ पड़ना वर्षा ही जैसे होता है। इन सभी उपयुक्त भागों के अलावा एशिया का समस्त स्थल भाग शुष्क वर्षा से वंचित रहता है। तो देखिए इस डायग्राम में शरदकालीन वर्षा का चित्रण दिखाया गया है। देखिए ये जो एरिया है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि समथिंग उस टाइम सर्दी में वर्षा बिल्कुल कम होती है, तो पूरा एरिया एशिया बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, बजाय ये वाला एरिया यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही हो, ये यहाँ पे वर्षा अच्छी खासी हो जाती है। और डॉट डॉट वाला एरिया है, यहाँ पे 25 डिग्री से 75 सेंटीग्रेड तक तापमान वर्षा होती है। तो आप चाहें तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आ रहा है एशिया के जलवायु का विभाजन। तो इसके अंदर वैसे तो पहले हम सोच रहे थे कि 2 ही के देख लेते हैं, लेकिन अब सोचते हैं कि सारे जो विद्वान थे उन सभी के देख लेंगे, तो इसके लिए हम सेपरेट अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द ही इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। गाइस अगर वीडियो अभी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।